यहाँ से ए को कैंसिल कर देंगे और एक्स हमारे पास 1 1 1 1 ये आ जाएगा, बट ऐसा नहीं, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल A1 A2 A3 नॉट ऑल जीरो. So from the definition of linearly dependency or linearly independency, we can say that V1 V2 V9 are linearly dependent. देखिए linearly independence हमारे पास जब होता है जब उनका linear combination यदि जीरो के इक्वल पुट कर दिया जाए तो कोफिशिएंट सभी को जीरो होना पड़ता है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है linearly independent. हेलो गाइज, प्रणाम आप सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर IIT जैम 2023. आज हम डिस्कस करेंगे इसमें 4 क्वेश्चन, फर्स्ट ए सेक्शन के 4 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट हम आगे इसी तरह 4 या 5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्यूशन के साथ वीडियोज़ आती रहेंगी. यदि आप भी IIT जैम CSIR नेट गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल होगा. हम ऐसे ही PYQs गेट एंड PYQs CSIR नेट का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे. तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप, then G is necessarily a cyclic group if the order of G is. इन्होंने पूछा है कि यदि हमारा G कोई भी ग्रुप है तो उसके क्या ऑर्डर हो कि वो कंपलसरी एक साइक्लिक ग्रुप बन जाए. देखिए, यदि आपने ग्रुप थ्योरी को थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा भी साइक्लिक ग्रुप के बारे में थोड़ा भी आपको पढ़ा है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट ए के द्वारा जनरेटेड कोई भी ग्रुप होता है साइक्लिक. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. ए का ऑर्डर जो है वो जी के ऑर्डर के इक्वल होता है. ओके, और सिंपली किसी भी ग्रुप की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इसका आंसर हमारे पास हम कैसे देखेंगे कि इन सभी नंबर्स में से जो भी प्राइम है वही इसका आंसर है, क्योंकि हर एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है. तो इसका आंसर हमारे पास 7 आया. अब प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कैसे होता है, देखिए कोई भी हमारे पास एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा. अब यहाँ पर हमारे पास यदि हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, ऑर्डर ऑफ जी कोई भी प्राइम है, देन प्राइम के पास डिवाइजर क्या होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ पी. ओके, तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट हम इस ग्रुप का लेंगे तो उसका ऑर्डर या तो 1 होगा, ऑर्डर ऑफ मान लीजिए हमारा एलिमेंट ए है, ए बिलोंग टू जी, तो ए का ऑर्डर या तो 1 होगा या हमारे पास क्या होगा, पी. अब देखिए 1 ऑर्डर हमारे पास ई का होता है आइडेंटिटी का, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लेकर चलें या फिर कोई भी ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में लेकर के चलें, वैसे ही हमारे पास आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है. मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है इसमें जी में, ए बिलोंग टू जी सच दैट ए नॉट इक्वल टू ई, देन हमारे पास ए का ऑर्डर 1 नहीं होगा. ओके, इस ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, ए ई एलिमेंट मिलेगा, ए एलिमेंट मिलेगा. अब हम यदि ए को ए से ही मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या जो भी ऑपरेशन हमारे पास है वो अप्लाई करते हैं, ए डॉट ए स्क्वेयर, देन ए स्क्वेयर आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप. ओके, अब हमारे पास ए देखिए ए ई के इक्वल नहीं है, मतलब ए का ऑर्डर 1 नहीं है. देन हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास पी आएगा. एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए स्क्वेयर ए क्यूब, यदि हम यहाँ पर पी को 7 भी लेकर के चलें तो मतलब ए क्यूब या ए की पावर ए पी -1 तक के जो सभी एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे वो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप में बिलोंग करेंगे. यदि पी कोई भी प्राइम है ग्रुप में अगर बिलोंग करेंगे, और ए की पावर पी इज इक्वल टू ई, क्योंकि ए का ऑर्डर हमारे पास पी है, देन फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट
A is generator of this group, because here every element can be expressed as power of A. See, A square, A cube, A p minus 1, and total number of elements are p. So if any group has a order prime number, then the group is cyclic. Okay, next हमारे पास क्वेश्चन है, let v1 v9 v1 v2 v3 v4 v6 7 8 9 be the column vectors of a non-zero 9 cross 9 real matrix A. Let a1 a2 a3 a9 belong to R, not all 0, b such that I summation over I is equal to 1 to 9 ai vi is equal to 0. Now see here what he says, that v1 a1 plus v2 a2 plus v9 a9 is equal to 0. Here not all 0, not all a1 a2 a3, not all 0. So from the definition of linearly dependency or linearly independency, we can say that v1 v2 v9 are linearly dependent. देखिए लिनियरली इंडिपेंडेंस हमारे पास जब होता है जब उनका लिनियर कम्बिनेशन यदि जीरो के इक्वल पुट कर दिया जाए तो कोफिशिएंट सभी को जीरो होना पड़ता है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है लिनियरली इंडिपेंडेंसी की। तो अब ये सभी जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, v1 v2 v9 ये हमारे पास लिनियरली डिपेंडेंट है। और ये लिनियरली डिपेंडेंट है, ये कॉलम्स वेक्टर हैं किसी भी मैट्रिक्स के, 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स के। देन वी कैन से दैट दिस इज नॉट बेसिस। ओके, अब कॉलम वेक्टर्स हैं, ये बेसिस नहीं है, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इट्स मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बिकॉज लिनियरली डिपेंडेंसी का मतलब कि इनमें से कोई भी 9 वेक्टर में से, कॉलम वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर, एटलीस्ट वन वेक्टर इज द कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। ओके, एंड इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब यदि एक वेक्टर और वेक्टर का लिनियर कम्बिनेशन है तो हम रो ऑपरेशंस यूज करके उसके डिटर्मिनेंट को 0 बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी दो हमारे पास कॉलम सेम आ जाएंगे। ओके, तो डिटर्मिनेंट इसका 0 हो गया हमारे पास इससे। तो आगे इसने बोला है देन सिस्टम ए एक्स एंड वी समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to 9 वी आई हैज। अब हमारे पास क्या इन्होंने सिस्टम दिया, ए एक्स इज इक्वल टू v1 v2 प्लस प्लस अप टू v9, ये हमारे पास आया। हम किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है जिसके उसको हम, ये देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v1 v2 v9 इंटू 1 1 1, ये 9 टाइम्स आएगा। ये हमारे पास वेक्टर है 9 क्रॉस 1 का। ओके, और यहाँ पर इसको हम v1 प्लस v2 प्लस vn को इस फॉर्म में ले सकते हैं। और इन वेक्टर्स, ये v1 v2 हमारे पास क्या है, कॉलम वेक्टर्स, इनको अगर हम कॉलम्स की फॉर्म में ऐसे यहाँ तक कॉलम्स की फॉर्म में 9 वेक्टर्स ऐसे हम इसको लिखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये ए मैट्रिक्स हमारे पास बनाएगा। देन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये दिस इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 1 1 वैक्टर। ओके, ये हमारे पास हुआ। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम्स में थोड़े प्रेशर की वजह से या फिर थोड़ा सा क्या गलती करते हैं कि यहाँ से ए को कैंसिल कर देंगे और एक्स हमारे पास 1 1 1 1 ये आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कैंसिलेशन का जो प्रोग्राम है, ये कैंसिलेशन की जो प्रोसेस है, ये तभी पॉसिबल होती है जब ए इन्वर्टिबल होती है। एक्चुअली ये कैंसिलेशन नहीं होता, ये प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इन्वर्स, ये एक्चुअली ये होता है। प्री मल्टीप्लिकेशन ए इन्वर्स से हमारे पास ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी आ जाता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 1 1 1 वैक्टर आ जाएगा। बट डिटर्मिनेंट ए इज 0, सो वी कैन से दैट ए इज नॉट इन्वर्टिबल। ओके,
अब ए इन्वर्टिबल नहीं है तो हमारे पास ये नहीं हो सकता। ओके, देन हमारे पास यही पॉसिबल है कि ए एक्स इज इक्वल टू ए 1 1 1, ये 9 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये अब ये हमारे पास आया, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम ले जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा ए इंटू एक्स माइनस 1 वैक्टर, इसको हम लिखते हैं, इसको हम 1 वैक्टर लिख रहे हैं, तो इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 है। अब यदि हम इसकी रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म बनाते हैं, देखिए लीनियर अलजेब्रा के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस, फुली कंसेप्चुअली प्रूफ के साथ हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो आपको यदि इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमारा चैनल पे जा कर के देख लीजिएगा। अब ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आया। अब ए हमारा डिटर्मिनेंट इसका 0 है, तो रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में हमारा क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट रो जो आएगी वो 9 रो नहीं आएंगी। ओके, यदि वो 9 रोज लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आएंगी तो हमारे पास जो x माइनस 1 वेक्टर मिलेगा, इसके साथ हमारा जो रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म मिलेगी, तो हमारे पास एक वेरिएबल, फ्री वेरिएबल हमको मिल जाएगा। ओके, देखिए इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट नॉट 0, इट्स मीन दिस implies that the matrix is not invertible. Not invertible means its nullity is greater than 1, greater than equal to 1. nullity means dimension of null space। अब इसके डायमेंशन ऑफ नल स्पेस में, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हमारे पास क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा। ओके, अब यदि ऐसा है तो हमारे पास एक वेरिएबल, फ्री वेरिएबल आएगा जो कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, और उसी के बेस पे हमारे पास इसमें सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएंगे। डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म से यदि सोल्व करेंगे तो सभी इसमें मतलब एटलीस्ट 1 0 रो आएगी ही आएगी, और उसके साथ अटैच्ड जो हमारा वेरिएबल आएगा उसको हम क्या ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, जिसके बेस पे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास डी आया। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सबस्पेस ऑफ ए रियल वेक्टर स्पेस R3। R3 हमारे पास रियल वेक्टर स्पेस इन्होंने दे दिया। R3 फील्ड R के ऊपर ये वेक्टर स्पेस बनाता है। ओके, तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा फ्लोइंग इज सबस्पेस, कौन सा सबस्पेस है। इसमें अगर हम देखें, इसको कौन सा सबस्पेस हमें बताना है, इसको अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट जो सबसे पहले हम देख रहे हैं बी को देखें कि वाई हमारा क्या है, क्या हो, सिर्फ इसमें ये है। सबसे पहले सबस्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वह एक तो उसमें 0 एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, कोई भी W है वो सबस्पेस होगा यदि 0 एलिमेंट बिलोंग करता है, और A प्लस, यहाँ अल्फ़ा लीजिए, अल्फ़ा प्लस सी बीटा बिलोंग टू W करेंगे इफ़ अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू W कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सबस्पेस की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ हम देखते हैं, 0 0 बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी 0 बिलोंग टू इसमें कर रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड में हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर इसमें हैं कि 0 1 2 0 2 1, ये कोई भी वेक्टर है जिसमें y देखिए रेशनल नंबर है प्योरली, हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन का जो स्केलर एलिमेंट्स हमारे पास c आएगा वो हम रियल से ले सकते हैं, और रियल में हम उसको यदि c को √2 ले लेते हैं, देन इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब 0 1 2 प्लस √2 0 2 1, ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या सॉल्यूशन आता है,
0 इंटू 0 0 प्लस 1 प्लस कोमा 1 प्लस 2√2 एंड 2 प्लस √2, ये हमारे पास आया। अब हमको पता है कि किसी भी इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर के साथ करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, और उसका एडिशन करेंगे वो भी इरेशनल ही आएगा। देन हमारे पास ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हमारे पास आ गया। तो ये डज नॉट बिलोंग टू, दिस इम्प्लाइज दैट दिस डज नॉट बिलोंग टू W सबस्पेस, सो दिस इज नॉट सबस्पेस। ओके, अब इसमें अगर हम देखें y z इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम करेंगे, देखिए कैसे होगा ये। इसमें हमारे पास दो एलिमेंट हम इसमें सपोज कर लेते हैं इसी तरह। देखिए सबसे पहले तो इसमें 0 0 इसमें बिलोंग करता है। सबसे पहली बात, इसमें अगर हम देखें तो 0 0 0 बिलोंग करता है इसमें। इसको W, इसको भी एक बार W मान लीजिए, ठीक है, ये इसमें बिलोंग करता है। अब इसको अगर हम देखें, देखिए 0 1 0 भी इसमें बिलोंग करता है क्योंकि y z की मल्टीप्लिकेशन 0 है। एंड और इसमें क्या बिलोंग करता है, 0 0 1, ये भी इसमें बिलोंग करता है क्योंकि y z का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अब अगर हम इनको ऐड कर दें सिंपली तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 1 आएगा। जहाँ पर y z की मल्टीप्लिकेशन ही 0 नहीं है तो ये भी हमारे पास सबस्पेस नहीं होगा। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें 0 0 ही बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम 0 0 पुट कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू 0 आता है, जो नहीं होता, ये कॉन्ट्राडिक्शन आता है। देन हमारे पास ये भी नहीं है तो हमारे पास बचेगा ये हमारा आंसर होगा। और इसको हम यदि ऐसे रिजेक्शन से करेंगे तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। अगर हम इसको चेक करने के लिए बैठ जाएंगे ए ऑप्शन को फर्स्ट में देखते ही क्वेश्चन को, तो हमारा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमको दिया गया है ये। ओके, y0 इज इक्वल टू 1, इसको हम सोल्व करेंगे कि वेयर अल्फ़ा बिलोंग टू आर। देन हमारे पास ये कुछ इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। देखिए, कंसीडर द वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई डी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1, वेयर अल्फ़ा बिलोंग टू आर। देन 4 ऑप्शन हमको देखने हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व हमने जैसे ओडी में पहले ही हम कर चुके हैं। dy बाई डी एक्स, डी प्लस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे हम इसको करेंगे। अब देखिए d प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। ओके, अब d हमारा माइनस अल्फ़ा है तो इसका CF हमारे पास क्या आएगा, yx इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा x, ये हमारे पास इसका CF आएगा। और हमको दिया गया है कि y0 पे 1 वैल्यू दे रहा है, तो y0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, सॉरी ये c आएगा, इज इक्वल टू c इंटू ई माइनस अल्फ़ा। इसमें यदि x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आया, yx इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा x। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे कहेगा, ये किस मतलब उसको सेटिस्फाई ये करेगा। इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, देर इज एन अल्फ़ा सच दैट y1 इज इक्वल टू 0। देखिए y1 हमारे पास क्या आया, e टू द पावर माइनस अल्फ़ा, और हमको पता है कि e की पावर 0 पे नहीं जाती है। e की पावर कुछ भी हम रख लें वो 0 नहीं होगी, वो लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा करेंगे तो ये टेंड्स टू 0 जाएगी, लिमिट 0 आएगी, बट एग्जैक्टली वैल्यू 0 कभी भी नहीं आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग। देयर इज यूनिक अल्फ़ा सच दैट x टेंड्स टू इन्फिनिटी yx इज इक्वल टू 0। अब देखिए yx हमारे पास क्या है,
1/e⁴ अब यहाँ पर अगर हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तो हम अल्फ़ा को कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, मतलब नॉट यूनिक अल्फ़ा हम लेंगे तो भी ये 0 को टेंड्स करेगा। ओके, तो हमारा सेकंड भी गलत हो गया क्योंकि ये यूनिक नहीं है, ज़्यादा वैल्यू हम ले सकते हैं। अब देखिए, देयर इज नो अल्फ़ा सच दैट y2 इज इक्वल टू 1। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, e⁻ अल्फ़ा इंटू 2, ये हमारे पास है y2 की वैल्यू। इसको अगर हम 1 लें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/e⁻² इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस। यदि हम अल्फ़ा को 0 ले लेते हैं तो हमारे पास ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि e⁻0 भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो नो अल्फ़ा, इसने बोला नो अल्फ़ा, बट हमारे पास अल्फ़ा 0 ऐसी वैल्यू है, तो हमारे पास ये भी रॉन्ग एंड ये आंसर हमारे पास ठीक हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो y1 को अगर 2 रखें तो y1 2 का मतलब क्या है, e⁻ इज इक्वल टू 2 अगर हम रखें तो 1/e⁻ इज इक्वल टू 2, सॉरी प्लस अल्फ़ा नीचे हम लेंगे तो हमारे पास e⁻ इज इक्वल टू 1/2। इसके लिए हमारे पास यूनिक वैल्यू होगी अल्फ़ा की, जो कि 1/2 आएगा, क्योंकि इसका ई का ग्राफ आप सभी को पता ही है, ये ऐसा ग्राफ इसका होता है। तो ये ऐसा फंक्शन हमारे पास होता है, 1 फंक्शन ई होता है बट ऑन टू फंक्शन नहीं होता, क्योंकि पूरे वाई की इसके पास कोडो मतलब प्री इमेज नहीं होती। तो ये हमारा इसका आंसर हमारे पास आया ये। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, 4 क्वेश्चन हमारे होंगे। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट 4 या 5 या 6 क्वेश्चन, बस यही इसी क्वेश्चन की वीडियो हम बनाएंगे। और यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए, बाय।